नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अद्भुत वीडियो में। और आज हमारी चर्चा का विषय है नो एवरीथिंग अबाउट गेट। गेट के बारे में पूरी जानकारी आपको यहां मिलने वाली है। ये वीडियो मुख्य रूप से मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए उपयोगी है, लेकिन अगर आप दूसरी ब्रांच के भी हैं तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं या गेट के बारे में सोच रहे हैं तो अंत तक पूरा वीडियो देखिए। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं गेट से संबंधित। पहली बात है मैकेनिकल का सिलेबस क्या है। अगर हम तैयारी करने जा रहे हैं तो थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं हल्की फुल्की। गेट सिलेबस फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज मेनली डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। इसको हमने 5 भागों में बांटा है, लेकिन गेट के पेपर में ये 3 भागों में बट के आता है। पहला सेक्शन जो है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, और इसमें मुख्य रूप से है लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओडी एंड पीडी। ओडी मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड पीडी मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी इसके अंदर है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड, फोरियर सीरीज एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आप देख लीजिए कि आपको इनमें से कितने टॉपिक आते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप कितने पानी में हैं। दूसरा सेक्शन है अप्लाइड मैकेनिक्स का, जिसमें आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मैकेनिकल वाइब्रेशन एंड डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। तीसरा सेक्शन है थर्मल इंजीनियरिंग का, इसमें आता है हीट एंड मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेशन, आरएसी एंड आईसी इंजन। चौथा सेक्शन है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। इसमें आते हैं आपके इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कास्टिंग, फॉर्मिंग, वेल्डिंग प्रोसेस, मशीन टूल ऑपरेशंस, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शंस। ये बड़ा पोर्शन है थोड़ा। इसमें शामिल है कैड कैम, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये बड़ा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल, और ऑपरेशन रिसर्च। सब ऑपरेशन के सारे मॉडल आपका सिंप्लेक्स वगैरह सब आपको पढ़ने हैं, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, असाइनमेंट मॉडल। और पांचवा सेक्शन है आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड, और इसमें 2 पार्ट हैं, एक है आपका वर्बल एप्टीट्यूड और दूसरा है आपका नॉन वर्बल यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसके लिए ये दोनों पार्ट हैं। अब एक गेट के एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, तो ये तो सभी को जानना है, चाहे आप मैकेनिकल के हो या नहीं हो, ये तो सभी को पता होना चाहिए क्या पैटर्न है। पहला है मोड ऑफ एग्जाम, ऑनलाइन ओनली। इसका जो एग्जाम है वो केवल ऑनलाइन मोड में ही होता है, ऑफलाइन मोड में अब गेट नहीं होता है, कंप्यूटर सेंटर पर जाके ही गेट होता है। और टाइम ड्यूरेशन है 3 घंटे का, 3 आवर्स का है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड एनएटी। एनएटी का मतलब है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसमें आपको सीधा आंसर लिखना होता है, कोई चॉइस नहीं होती आपके पास। जैसे आपको आंसर लिखना है मान लीजिए 19.33 मीटर, तो इस तरह आंसर आपको फिल करना होता है। सेक्शंस, अब पेपर के जो 3 सेक्शन रहते हैं, सिलेबस को 5 सेक्शन बांटा था हमने, 3 सेक्शन में पेपर आता है। पहला आता है जनरल एप्टीट्यूड का, दूसरा होता है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, और तीसरा होता है आपका सब्जेक्ट बेस्ड, जो भी सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल क्वेश्चंस रहते हैं आपके 65 क्वेश्चंस आते हैं गेट के पेपर में, और 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका, और नेगेटिव मार्किंग होती है केवल एमसीक्यू के लिए। जो आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप में उसमें आप गलत आंसर देते हैं तो आपको नेगेटिव मार्क नहीं मिलेंगे, केवल एमसीक्यू में भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिलने वाली है। एग्जाम पैटर्न में हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो वेटेज आता है वो पिछले 2-3 साल के आंकड़े हम देखें तो 13% का गया है, और रीजनिंग एप्टीट्यूड 15% आया है, और सब्जेक्ट बेस्ड जो है वो आया 72%। तो आपका जो सब्जेक्ट के अलावा है वो 28% का आंकड़ा है, वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड ये आपके गेट के पेपर को क्वालिफाई करने में एक अहम किरदार निभाने वाले हैं। फिर है मार्किंग स्कीम की बात करें हम तो एमसीक्यू के लिए आपको 1 मार्क मिलता है सही को उसके लिए आंसर के लिए, और 1/3 मार्क आपके नेगेटिव मार्किंग मिलती है अगर आपका आंसर गलत है तो। और कुछ एमसीक्यू 2 नंबर के रहते हैं, तो अगर आपने सही किया तो आपको 2 मार्क मिलेंगे, और गलत आपने किया तो आपका -2/3 हो जाएगा एमसीक्यू के लिए। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये दोनों तरह के हो सकते हैं आपके। फिर बुक्स, मैकेनिकल के लिए अच्छी बुक्स का होना बहुत ज़रूरी है जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल वाइब्रेशन के लिए ग्रोवर की बुक बहुत अच्छी है, मशीन डिज़ाइन के लिए भंडारी बहुत बेहतरीन है, मैकेनिक्स के लिए भवी कट्टी की किताब अच्छी है, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए जगदीश लाल, आर के बंसल, ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, इनसे आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है आपके बढ़ते हैं हम हीट एंड मास ट्रांसफ़र के लिए सेंजल एंड पी के नाग बहुत बढ़िया किताब है हीट एंड मास ट्रांसफ़र की। आर के राजपूत से भी आप पढ़ सकते हैं इसको। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में सेंजल एंड पी के नाग ये बहुत बेहतरीन किताब है। इंटरनल कंबस्शन इंजन में आप वी गणेशन के अलावा किसी मत जाइए, और रेफ्रिजरेशन में आप जो है सीपी अरोरा के अलावा किसी और से बुक से मत पढ़िए। मटेरियल साइंस के लिए है यूसी जिंदल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए भूषण बालिक है, और आर के जैन भी आती है आपकी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बुक है आपकी ओपी खन्ना, और थ्योरी ऑफ मशीन रत्तन में बहुत बेहतरीन दिया हुआ है।
हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका BS ग्रेवाल या मेडजी पब्लिकेशन की जो बुक आती है हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, उसमें लगभग सारा मैथ आपका कवर हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल से बेहतर कोई बुक नहीं है। अगर आप 2 बुक आती हैं, 2 अलग एप्टीट्यूड उसमें आती हैं वॉल्यूम में, दोनों किताबों से आप पढ़ेंगे तो आपका ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब है सब्जेक्ट बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, तो आपको पता होना चाहिए सारे जो सब्जेक्ट हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान नहीं होता है, समान अंक नहीं रहते हैं। कुछ सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज आपको देना होता है पढ़ाई के दौरान, कुछ को कम वेटेज देना होता है। तो आपको समझना होगा कि किस सब्जेक्ट को वेटेज कितना देना होता है, कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अक्सर 2 से 3 नंबर का आता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 8 नंबर का आता है। थ्योरी ऑफ मशीन 8 नंबर का आता है, 8 मार्क्स का आता है। मशीन डिज़ाइन 4 मार्क्स का रहता है। फ्लूइड मैकेनिक्स 7 नंबर का रहता है, 8 का भी हो जाता है कभी। HMT 6 नंबर का होता है। थर्मोडायनेमिक्स 12 नंबर का रहता है। RAC 2 नंबर का रहता है। RAC का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है। प्रोडक्शन का आप देखिए 14 नंबर का वेटेज है, काफ़ी वेटेज है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 8 नंबर का है। मैथमेटिक्स 13 नंबर का है और रीजनिंग एप्टीट्यूड 15 नंबर का है। तो इससे कि आपको आइडिया लग जाता है कि आपको किस पार्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है और किस पार्ट में आपको कम मेहनत करनी है। और लास्ट में आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो किस पार्ट को आपको ज़रूर रिवाइज़ करना चाहिए अगर आपको गेट क्वालिफाई करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करें पिछले कुछ सालों की, तो आप देख सकते हैं पहला कॉलम हमें दे रहा है ईयर का, दूसरा कॉलम है जनरल कैटेगरी का, तीसरा कॉलम है OBC कैटेगरी का और चौथा कॉलम है SC ST एंड फिजिकली डिसेबल का और चौथा कॉलम है टॉपर्स मार्क्स का। तो 2021 में जनरल में 33 क्वालिफाइंग मार्क्स था मैकेनिकल में, 2020 में 34 था, 2019 में 34.1 था, 2018 में 34.7 था और OBC में 29.7, 30.6, 30.7 एंड 31.2। SC ST या फिजिकल डिसेबल में आप जाते हैं तो 22 नंबर पे क्वालिफाई हुए 2021 में, 22.6 में हुए 2020 में, 22.7 में हुए 2019 में और 23.1 में हुए 2018 में। तो आप देख सकते हैं लगभग आपको 34 नंबर के आसपास लाने होंगे जनरल कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। 30 नंबर के आसपास आपको OBC में लाने होंगे अगर आपको क्वालिफाई करना है और 22 से 23 नंबर चाहिए आपको SC ST कैटेगरी में अगर आपको गेट क्वालिफाई करना है। टॉपर के मार्क्स 2021 में थे 93.22, 2020 में थे 86.88 जो मैकेनिकल का टॉपर था, 2019 में थे 94.75 और 2018 में थे 96.38। गेट काफ़ी मेहनत मांगता है, उतना आसान एग्जाम नहीं है गेट, तो परिश्रम से ही आपको अच्छे मार्क्स हासिल होते हैं। आप ये सोचेंगे कि मैं एक सतही तौर पर पढ़ लूँगा तो काम बन जाएगा, नहीं बनने वाला है। इसमें बेसिक क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और डीप भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको तैयारी गहराई से करनी होती है, हर चीज़ को कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करनी होती है आपको। अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका गेट स्कोर कितना है। ऐसा नहीं है कि केवल क्वालिफाई करने से ही आपको सारे अवसर आपके लिए खुल जाएंगे। आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, कम मार्क्स होंगे तो उतने अच्छे अवसर नहीं बनेंगे। सिर्फ आप कह पाएंगे मैंने गेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो पहला है अवसर जो काफ़ी सारे बच्चे करते हैं, अगर वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं या C ग्रेड या D ग्रेड कॉलेज में पढ़ते हैं या नॉर्मल साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके आगे IIT का तमगा लग जाए या NIT का तमगा लग जाए। तो एडमिशन इन MTech एंड PhD कोर्सेज में आप ले सकते हैं गेट के थ्रू, IITs में, NITs में या IIIT में। तो इवन PhD के एडमिशन्स के लिए भी गेट कार्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है और MTech का एडमिशन तो आपका IIT NIT में या IIIT में बिना गेट स्कोर के होगा ही नहीं। और ये कोई कई बार बच्चा पूछ लेते हैं कितना इसके लिए आपको IIT NIT के लिए मार्क्स चाहिए, तो हालांकि ये वेरी करता रहता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको जो नंबर लाने होंगे IIT NIT के लिए, NIT की बात करें कुल मिला करके, तो IIT के लिए कम से कम 70 नंबर के आसपास आपको लाने पड़ेंगे और NIT के लिए आपको लगभग 60 नंबर के आसपास लाने पड़ेंगे। ये वेरी करता है हर साल, ऐसा फिक्स नहीं है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ गेट को मान्यता देती हैं, उनमें से है आपकी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है NUS, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। सिंगापुर महंगा है आपकी पढ़ाई के लिए, लेकिन ये आपका एंट्रेंस टेस्ट के लिए गेट को मान्यता देता है। नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी है NTU सिंगापुर में, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। RWTH आर्चिन जर्मनी में है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जर्मनी में है। तो ये यूनिवर्सिटी आपको MS प्रोग्राम में या PhD प्रोग्राम में एंट्री के लिए गेट को वैलिड स्कोर मानते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी में IELTS और TOEFL कंपलसरी है, जिससे वो आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को चेक कर पाते हैं कि आप इंग्लिश में कितने अच्छे हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री की अगर बात करें, अगर आपका गेट का बहुत अच्छा स्कोर नहीं हुआ है तो आपको गेट कोचिंग इंडस्ट्री में जॉब मिल सकता है। अगर आपके पास गेट स्कोर संतोषजनक है तो, बहुत ख़राब गेट स्कोर पर नहीं मिलेगा आपको, और जहाँ आपकी सैलरी 30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये पर महीने तक हो सकती है। लेकिन कोरोना काल में गेट इंडस्ट्री का कबाड़ा हो गया है, सारी एजुकेशन इंडस्ट्री का कबाड़ा हो गया है, काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो अभी ये मार्केट उतना अच्छा नहीं बचा हुआ है, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन जब स्थितियाँ सुधरेंगी तो जो जिनके गेट में अच्छे स्कोर हैं उनको गेट इंडस्ट्री आप जो है काफ़ी आसानी से स्वागत करती है, उनका अच्छे स्कोर वालों का स्वागत करती है। अच्छा स्कोर का मतलब 1000 से आपकी रैंक कम होनी चाहिए तो आपको गेट इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगा, और 100 से कम है तो ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपकी रैंक कितनी है, उसके हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होगी।
लेकिन वो एक प्राइवेट था जरिया है जिससे आप काम चला सकते हैं, लेकिन असली जो जरिया है जिसके लिए बच्चे तैयारी करते हैं गेट की, वो है पब्लिक सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर जो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं उनमें ONGC, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC, कोल इंडिया, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बड़े नाम हैं। BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HAL, नाल्को, ये बड़े अच्छे कंपनीज़ हैं। ऑयल PSU जो रिक्रूट कर रहे हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड है उसमें, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और इनमें जो सैलरी की रेंज रहती है वो जनरली 60,000 से लेकर के आपकी शुरुआत जो होगी वो 1 लाख के बीच में होगी। ऑन एवरेज बात कर रहे हैं हम। तो अगर आपको यहाँ मौका मिलता है आप और कोई बच्चे कई बार पूछते हैं बच्चे कि अगर PUSC में आपको सिलेक्शन लेना है तो कितने मार्क्स होने चाहिए। लगभग IIT और PUSC के बाद जो मार्क्स चाहिए वो लोग पैरेलल चलते हैं, लेकिन अगर आप 75 नंबर ले आएंगे तो आपको पब्लिक सेक्टर में आपकी एंट्री हो जाएगी। 70 से ऊपर भी ले आएंगे तो पब्लिक सेक्टर में आपकी एंट्री के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। कुछ अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको गेट के थ्रू जॉब देते हैं, जॉब ऑफर करते हैं। उनमें है पावर सिस्टम ऑपरेशंस कॉरपोरेशन लिमिटेड POSOCO, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, बेजाग स्टील प्लांट है, और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सारे हमने यहाँ पे शामिल नहीं किए लिस्ट में अपनी में। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आप JRF की तरह या साइंटिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। उनमें बार्क का नाम आता है सबसे ऊपर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, CSIR है, DRDO है, डिफेंस ये आपका रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको साइंटिस्ट या JRF के तौर पे अपने यहाँ पे नियुक्तियाँ दे सकते हैं। तो ये अच्छा अवसर है आपको गेट के थ्रू आपको यहाँ मौका मिल सकता है जाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आपके डाउट का ज़रूर जवाब दिया जाएगा, आपकी सहायता भी की जाएगी। प्रेस बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।